आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति के अंतर्गत शीत युद्ध का उदय और पतन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इन तमाम टॉपिक्स पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करेंगे, एमसीक्यू का। तो पहला प्रश्न नोट करें कि बाईलैटरल का क्या अर्थ है। बाईलैटरल या द्विपक्षीय का क्या अर्थ है। बाईलैटरल का क्या अर्थ है। BIALETRAL। बाईलैटरल का अर्थ है द्विध्रुवीय विश्व। उत्तर नोट करें, द्विध्रुवीय विश्व यानी दुनिया में दो महाशक्तियों का पाया जाना। अगला क्वेश्चन है, रोजेन तथा जोन्स ने द्विध्रुवीय व्यवस्था के कितने प्रकार बताए हैं। रोजेन तथा जोन्स ने द्विध्रुवीय व्यवस्था के कितने प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं। तो रोजेन तथा जोन्स ने द्विध्रुवीय व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है और उसने दो प्रकार बताए हैं। आंसर है दो प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए मरने को तैयार नहीं है। कोई भी राष्ट्र दूसरे के लिए मरने को तैयार नहीं है। ये कथन है द गॉल का। फ्रांसीसी विद्वान हैं द गॉल का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत आसियान का पूर्ण वार्ताकार सहयोगी, भारत आसियान का पूर्ण वार्ताकार सहयोगी कब बना। भारत आसियान का पूर्ण वार्ताकार सहयोगी कब बना। आंसर है दिसंबर 1995 में। दिसंबर 1995 में। दिसंबर 1995 में पूर्ण वार्ताकार सहयोगी आसियान का बना। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत की विदेश नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत की विदेश नीति का निर्धारण कौन करता है। विकल्प नोट कर लें। ए है भारतीय संसद, ए है भारतीय संसद, बी है विदेश मंत्रालय, बी है विदेश मंत्रालय, सी है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत उपनिवेशवाद का क्या है भाई। समर्थक है, विरोधी है या तटस्थ है। तो हम लोग याद रखेंगे उपनिवेशवाद का
कैसा है ये? विरोधी है। साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का, रंग भेद का, इन सभी का विरोधी है, याद रखेंगे तीनों बातों का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति विकल्प है, ए है पूंजीवाद की समर्थक है, बी है साम्यवाद की समर्थक है, सी है गुट निरपेक्षता की समर्थक है और डी है गुट निरपेक्षता की विरोधी है। क्या सही लगेगा आपको? गुट निरपेक्षता की समर्थक है। ठीक है, गुट निरपेक्षता की समर्थक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर और 1990 तक शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख पहचान रहा है ना। शीत युद्ध चला तो महाशक्तियों के बीच में, तो इस टर्म का प्रयोग किसने किया पहली बार? तो आंसर लिखें इसका, बर्नार्ड बारूच। बर्नार्ड बारूच ने इसका प्रयोग किया। बर्नार्ड और फिर है बारूच ने। नेक्स्ट क्या है, सोवियत संघ को सीमित रखने की नीति के प्रणेता कौन थे? सोवियत संघ को सीमित रखने की नीति के प्रणेता कौन थे? कि सोवियत संघ को सीमित रखा जाए, तो इस नीति के प्रणेता कौन थे? ट्रूमैन थे, अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन। ट्रूमैन, ट्रूमैन सच्चे आदमी थे। ट्रूमैन लिख लिया। हाँ, नेक्स्ट, दूसरे शीत युद्ध के क्या कारण थे? दूसरे शीत युद्ध के क्या कारण थे? पहला शीत युद्ध हुआ, फिर दूसरा शीत युद्ध हुआ, फिर तनाव शैथिलीकरण आ गया, देतांत आ गया, तो दूसरा जो शीत युद्ध हुआ उसके क्या कारण थे? तो आंसर लिख लें, सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि। सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि। दूसरे शीत युद्ध का जो प्रधान कारण था वो सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि। आप देखें कि 50 के दशक में सोवियत संघ निरंतर हर क्षेत्र में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, एवरीवेयर बहुत आगे बढ़ता जा रहा था और इसकी वजह से अमेरिका उसका बहुत ही प्रतिद्वंदी तो था ही, अमेरिका पहले से ही एक सुपर पावर थी। तो यहाँ पर आप देखें दूसरा शीत युद्ध शुरू हो गया। अगला है, स्टार वार्स किस वर्ष शुरू हुआ? स्टार वार्स किस वर्ष शुरू हुई ये योजना? स्टार वार्स योजना लिख लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टार वार्स योजना किस वर्ष शुरू हुई और किसने शुरू की? राष्ट्रपति रीगन ने। और कब शुरू हुई? तो 1983 में, 1983 में राष्ट्रपति रीगन थे और अमेरिका ने इस योजना को शुरू किया। ठीक है, लिख लिया। स्टार वार्स किस वर्ष शुरू हुई? 1983 में राष्ट्रपति रीगन ने शुरू की, अमेरिका ने शुरू की। अब प्रश्न ये है कि स्टार वार्स योजना थी क्या? ये भी लिख लो, आंसर बता देते हैं। स्टार वार्स योजना थी क्या? उत्तर लिख लें एक लाइन में। स्टार वार्स योजना के अंतर्गत
अमेरिका की रणनीति अमेरिका की रणनीति कि वह दुश्मन राष्ट्र को अंतरिक्ष में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के माध्यम से पराजित कर देगा। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के माध्यम से पराजित कर देगा। स्थल पर युद्ध लड़ने की स्थिति ही नहीं आएगी। स्थल पर युद्ध लड़ने की स्थिति ही नहीं आएगी। नेक्स्ट है, मॉस्को परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी? मॉस्को परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी? मॉस्को परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी? इसका आंसर नोट करें। 1963 में, 1963 में। अगला क्वेश्चन है कि एशियन सिक्योरिटी प्लान का विचार किसने प्रस्तुत किया? एशियन सिक्योरिटी प्लान का विचार किसने प्रस्तुत किया? राष्ट्रपति ब्रेजनेव, ये रशियन राष्ट्रपति थे, रूस के, सोवियत संघ के। इन्होंने एशियन सिक्योरिटी प्लान जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, जॉन फॉस्टर डलेस ने, ये कूटनीतिज्ञ हैं, जॉन फॉस्टर डलेस ने युद्ध को रोकने के क्या उपाय बताए? युद्ध को रोकने के क्या उपाय बताए? जॉन फॉस्टर डलेस ने युद्ध को रोकने के क्या उपाय बताए? तो विकल्प नोट करें। पहला है, ए, युद्ध की विभीषिका का ज्ञान करना। युद्ध की विभीषिका का ज्ञान करना कि युद्ध की तीव्रता क्या होगी, विभीषिका क्या होगी, इसका ज्ञान करना युद्ध रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बी विकल्प, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसके द्वारा रोक सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इनका प्रचलन एवं विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय कानून। तीसरा, इन्होंने सुझाव दिया विश्व सरकार के लिए प्रयत्न किए जाएं। विश्व सरकार के लिए प्रयत्न। तो उपर्युक्त सभी सही हैं इसमें, तीनों सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट फर्स्ट संधि कब हुई थी? स्टार्ट फर्स्ट संधि कब हुई थी? ये बार बार पूछी जाती है, याद कर लेना है इसको। 1985 में हुई थी, 1985 में। नेक्स्ट है, दितांत का अर्थ क्या है? ये भी बार बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बहुत सरल है। डिटेंट इंग्लिश में और हिंदी में दितांत या तनाव शैथिलीकरण। दितांत का क्या अर्थ है? तो जाहिर है इसमें जो विकल्प हैं
महान शक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या तनाव की समाप्ति या तनाव शैथिल्य। तो अभी सर ने बताया तनाव शैथिल्य, यानी दितांत का दूसरा हिंदी में शाब्दिक अर्थ है तनाव शैथिल्य। U2 यानी U2 विमान था। कैसा विमान था भाई? U2 विमान था। ए है जासूसी विमान, बी है मालवाहक विमान, सी है यात्री विमान और डी है बम वर्षक विमान। इसको लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो गया सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो कैसा रहा होगा फिर? जासूसी विमान। सोवियत संघ को लगा कि मेरी खुफियागिरी की जा रही है, जासूसी की जा रही है, इससे नाराज हो गए। ठीक है भाई, तो याद रखना। हाँ, नेक्स्ट। अब हम आप अध्ययन करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो पहला है कि बेलग्रेड में, ये क्वेश्चन बार बार आया है चर्चा में, कि बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? शायद तिथि आपको याद है, 1961 में हुआ था। सितंबर और लिख लीजिए, सितंबर 1961 में हुआ था। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1989 से और 1992 तक के लिए, 1989 से 1992 तक के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो नाम नोट करें इनका। डॉक्टर जेनेज ट्रोनोवस्क, डॉक्टर जेनेज ट्रोनोवस्क, डॉक्टर जेनेज ट्रोनोवस्क। नेक्स्ट है, 90वें निर्गुट शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 90वें यानी 9th जो निर्गुट सम्मेलन, शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? तो 102 सदस्य देशों ने भाग लिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद ही रहना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस नेता ने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस नेता ने अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया? नोट कर लें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस नेता ने अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया? इसका नाम बताना है। कौन थे श्रीमान? विकल्प देते हैं, फिदेल कास्त्रो, जूलियस नेरेरे, कर्नल गद्दाफी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा चलो क्लू देते हैं, ये लीबिया का तानाशाह रहा। कौन रहा लीबिया? अमेरिका ने इस पर अटैक भी किया था। अब ये पता नहीं, पहले की बात है। कर्नल गद्दाफी। कौन था ये? कर्नल गद्दाफी, इसने कहा था। अब प्रश्न यह है, क्यों कहा था भाई? तो वजह ये थी कि जिस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों महाशक्तियों के बीच एक बैलेंस बनाने का काम कर रहा था,
सोवियत संघ से भी ले लेता था जो मदद वगैरह है, अमेरिका से भी ले रहा था। तो ऐसे में इसको कर्नल गद्दाफी को लगा कि ये केवल छलावा है और वास्तविकता ये है कि ये मिले हुए हैं दोनों से। ठीक है भाई, अगला लिखो। 8वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 8वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हरारे में हुआ था। हरारे में हुआ था। हरारे, यस। हाँ, अगला लिखो। गुट निरपेक्षता कौमार नहीं है। गुट निरपेक्षता कौमार नहीं है। कौमार नहीं है। कौमार नहीं है। कौमार नहीं है। जैसे एक बार गंवाकर फिर प्राप्त ना किया जा सके। जैसे एक बार गंवाकर फिर प्राप्त ना किया जा सके। ये कथन किसका है? तो ही इज राइटर नॉट डिप्लोमेट। इनका नाम बताना है। स्वर्गीय शिशिर गुप्त, पंडित नेहरू, मार्शल टीटो, कोई नहीं। तो ऊपर वाला नाम स्वर्गीय शिशिर गुप्त का ये कोटेशन है। अपनी पुस्तक में इन्होंने इसे हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कितने वर्षों में होता है? गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कितने वर्षों में होता है? विकल्प आपको देते हैं। 4 वर्ष बाद, प्रत्येक वर्ष, 5 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद। 4-5 में ज़्यादातर लोग जाएंगे, लेकिन 3 वर्ष बाद, है ना? 3 वर्ष बाद सही है। याद रखना कि 3 वर्ष, एक शायद दिखाया भी है टाइमिंग एक का, इससे आप समझ सकते थे। पीछे ये है 1989 से, और वो पीछे लिखा है आपने क्वेश्चन नंबर 2, 1992 तक के लिए गुट निरपेक्ष सम्मेलन आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि 3 वर्ष बाद सम्मेलन होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? दैट वी शुड नो। उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? इस पर हम लोगों ने पीछे चर्चा भी की है। चलिए विकल्प के माध्यम से हम लोग तय करते हैं। ए विकल्प है उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। बी विकल्प है पूर्वी साम्यवादी देश व पश्चिमी देश। सी विकल्प है उत्तर के अमीर देशों का प्रतीक तथा दक्षिण के विकासशील देशों का प्रतीक है। यही सही है। ठीक है भाई, नोट करो। उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है। उत्तर विकसित अमीर देशों का प्रतीक है, और दक्षिण जो है वो विकासशील देशों का प्रतीक है। दक्षिण विकासशील देशों का प्रतीक है। निर्गुट आंदोलन के सदस्यों की संख्या कितनी है? निर्गुट आंदोलन के सदस्यों की संख्या
कितनी है? निर्गुण 115। अब ये सरल प्रश्न है और पहली रो से पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहली रो के लोग बताएं किस वर्ष हुआ था पहला शिखर सम्मेलन? 1961 में, है ना? हाँ, 1961 में हुआ। फिर है अफ्रीका एकता का प्रतीक। अफ्रीका एकता का प्रतीक बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? लिख लिया भाई? अफ्रीका एकता का ये प्रतीक था। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आंसर 1955 में हुआ था। आंसर लिख लें, 1955 में। अब हम आप चर्चा करेंगे कि पड़ोसियों के साथ भारत की नीति कैसी है, जिस पर हम लोगों ने भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, इस पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। तो चलिए इस पर हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसमें हम आपको कष्ट देंगे कि तीनों विकल्प आपको लिखने हैं। पहला उद्देश्य लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। ये यूपीएससी से लेकर के नेट में सभी जगह आ सकता है प्रश्न, और संक्षिप्त में लिखने को विस्तार में भी आ सकता है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। संक्षेप में लिखें 50 शब्दों में। ये 50 शब्दों में यूपीएससी में पूछे जाते हैं प्रश्न। 50 से 60, 100 शब्द, 120 शब्दों में ऐसे प्रश्न रहते हैं। तो इसमें 3 उद्देश्य दिए हैं जिन्हें हमें तैयार कर लेना। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। बी विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को। अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। और सी विकल्प है सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच। सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। जो पहला पॉइंट था ये तो आर्टिकल 51 में भी लिखा हुआ है हमारा, है ना, नीति निर्देशक तथ्यों में। शेष ये 2 और भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी विकल्प सही हो गया। दूसरा प्रश्न है कि तिब्बत समस्या कितने देशों से संबंधित है। अगला प्रश्न लिखो, जो तिब्बत की समस्या है वो कितने देशों से संबंधित है।
तिब्बत की समस्या, जैसा हम सब लोगों को विदित है कि तिब्बत का अधिग्रहण जो है चाइना ने कर लिया। तिब्बत एक पुराना संस्कृति प्रधान देश है जिसकी संस्कृति भारत से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, लेकिन इस पर अब कब्जा चाइना का है। तो ये बताना है कितने देशों से ये समस्या इंटर रिलेटेड है। तो ए विकल्प है 2 से, बी है 3 से, सी है 4 से और डी है 8 से। तो विवेक के आधार पर हम लोग तय कर लेते हैं। एक खुद तिब्बत है, दूसरा भारत और चाइना, तो 3 देशों से संबंधित। ठीक है भाई, तो आंसर हो गया 3 देशों से संबंधित है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सरल प्रश्न है जो जीके में बार बार पूछा गया कि फरक्का समस्या किन 2 देशों के बीच है। फरक्का समस्या किन 2 देशों के बीच है। इसमें हम आपको विकल्प देंगे, आप विवेक से बताइए। भारत व बांग्लादेश, भारत व चीन, भारत व मालदीव, भारत व नेपाल। तो फरक्का बांध है कहाँ? क्यों भाई? पीछे वाले लोग बताएंगे। समस्या, हाँ भारत, हाँ हाँ, किससे? यस, भारत और बांग्लादेश से संबंध है भाई। गंगा नदी पे बना हुआ है फरक्का बांध, तो इसके जाहिर है ये नदी बहकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना। और ये जीके में कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो याद रखेंगे हम लोग। वर्ष 2001 में भारत के किस पड़ोसी देश में, वर्ष 2001 में भारत के किस पड़ोसी देश में माओवादी आतंकवाद व्याप्त रहा? वर्ष 2001 में किस पड़ोसी देश में माओवादी आतंकवाद व्याप्त रहा? तो उत्तर लिख लें, नेपाल। और ये बहुत सरल प्रश्न है, पीछे पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? पीछे आपके एग्जाम में था ये क्वेश्चन ना। एक और वर्ष आगे बढ़ जाए, 1999 में। ठीक है भाई, हाँ 1999 में। अगला है, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? भारत के आज़ाद होने के 2 वर्ष बाद, 1949 में, 1949 में। और ये प्रश्न आएगा ही, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति का निर्देश दिया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति का निर्देश दिया गया है कि हमारी विदेश नीति कैसी होगी? तो याद रखना है हम सबको हमेशा, अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तथ्यों में है, 51। अच्छा, ये सरल प्रश्न है, उदय बताएंगे। स्टार वार योजना किस देश से जुड़ी है? हाँ, और क्या, डरा ना करो, अमेरिका से। यू आर राइट। राष्ट्रपति कौन था जिसने इसे लाया था? राष्ट्रपति रीगन था। और राष्ट्रपति रीगन, याद रखना कि ये पहले फिल्म स्टार हुआ करता था अमेरिका में, बाद में लोकप्रियता का ग्राफ अमिताभ बच्चन की तरह था, तो वहाँ का ये फिर राष्ट्रपति बन गया, है ना। और एट दैट टाइम हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे अमेरिका के साथ नहीं रहे,
उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो चलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार करें। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत की विदेश नीति और विश्व की महाशक्तियों की विदेश नीति से संबंधित ये प्रश्न उत्तर का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है।